हाय माय डियर फ्रेंड्स। मैं क्लास 11th का भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान के अध्ययन करूँगी, जिससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सके ना। कृपया आप लोग इस टॉपिक को इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और सुनिए, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स मैं जैसे जैसे पढ़ते जाती हूँ आप बनाते जाइए। तो देखिए, पहला चैप्टर का क्या नाम है? अध्याय 1, वैद्युत आवेश। ठीक है, तो पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर वैद्युतिक। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये क्या होती हैं? ये पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। मतलब जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। जैसे आप पेन ले लीजिए, अपने बालों में रगड़ेंगे, फिर कागज़ के टुकड़ों को छोटे कागज़ के टुकड़ों को करके रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो बालों में पेन रगड़ा हुआ है वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। तो वैद्युत आवेश के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में ये पदार्थ अवश्यमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। तो जो पेन जो होता है वो आकर्षित करने लगता है, और इस स्थिति को क्या कहेंगे? आवेशमय या वैद्युतमय। जैसे कांच की छड़ यूं रेशम। ठीक है, नोट, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। मतलब यदि वस्तु पे, मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो क्या होगी? ऋणावेशित होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो धनावेशित होगी। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अगर कमी होगी तो वो क्या होगी? धनावेश होगी, और अधिकता होगी तो ऋणावेश होगी। जैसा कि इसमें दिया है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिक की कमी, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिक की अधिकता। नोट, समान आवेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रत्याकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश होंगे, नोट फर्स्ट देखिए, समान आवेश होंगे धनावेश एवं धनावेश। ठीक है, या ऋणावेश यूं ऋणावेश, मतलब धनावेश हो तो धनावेश या ऋणावेश हो तो ऋणावेश, वो दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे? प्रति आकर्षित करेंगे। लेकिन विपरीत आवेश होगा तो धनावेश यूं ऋणावेश होंगे। देखिए, इसमें माइनस और प्लस दोनों होंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश होगा तो आकर्षित करेंगे। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है? वैद्युत आवेश का मात्रक। यमकेश पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। तो यमकेश पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, बीमा देख लेते हैं इसका। तो बीमा AT मतलब AT, और बीमा AT हो जाएगा, और इसका मात्रक देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। I बराबर क्या होगा? Q/T मतलब कूलाम बटे समय। फिर कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे T मतलब Q बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड, और दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कूलाम प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए ये हो गया। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है,
इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में, मतलब एक प्रकार के आवेश होगा उसमें दूसरे प्रकार को आवेश को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यह नष्ट नहीं होता है न ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। यह है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, मूल आवेश देख लेते हैं। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उससे क्या कहेंगे, मूल आवेश। मतलब किसी आवेशित कण, ठीक है, आवेशित का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे हम क्या कहेंगे, मूल आवेश। और इलेक्ट्रॉन की जो मतलब कि किससे हम प्रदर्शित करते हैं, तो ई से। ठीक है, मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ठीक है, सी का मतलब यहाँ कूलाम से है। ठीक है, चलिए, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण या प्रमुखता। आवेश को अनिश्चित रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन +2 E +-3 हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं, किसी आवेशित कण पे +-E और +-2E +-3 हो सकता है, मतलब + इलेक्ट्रॉन हो सकता है, +-2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, +-3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो भी मतलब रूप होंगे, ये किस रूप में नहीं होंगे, फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकते हैं। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम कौन सी से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उनके बीच के दूरी के बीच की जो दूरी होगी उनके उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जैसे कि एक बिंदु Q1 है, एक बिंदु क्या है, Q2 है, और इसको समद्विभाजित करने वाला कौन सा बिंदु है, R है। ठीक है, तो यही कह रहा है, दो स्थिर बिंदु Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल, जो बल लगने वाला वैद्युत बल है, या तो ये आकर्षण करे या प्रतिकर्षण, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल को, मतलब इन दोनों Q1 और Q2 के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बीच वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इससे F और अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2/R2 होगा। F बराबर K, यहाँ क्या होगा, नियतांक होगा, K Q1 Q2/R2। अब देख लेते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। F अनुक्रमानुपाती 1/R², यह क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड। वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर क्या होगा, 1/4π
वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है? बराबर वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, देखिए चूँकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, फिर है क्या है Q1 इंटू Q2/r²। ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक है, K बराबर 9.0 गुणे वही मल्टीपल 10 के पावर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, n के पावर m²/c²। चूँकि F बराबर क्या होता है 9 मल्टीपल 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, यदि दोनों बिंदुओं के आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच में स्थित हो तो, मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कागज, मोम और कांच क्या है? विद्युत के कुचालक है। ठीक है, तो देखिए Fm बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा, जहाँ K क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ क्या है? परावैद्युत के माध्यम का परावैद्युतांक है। इस समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। ठीक है, F/Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, F/Fm बराबर K या F बराबर KFM। एप्सिलॉन जीरो का आंशिक मान कॉमा मात्रक तथा विमीय सूत्र को देखेंगे। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन का आंशिक मान क्या होता है 8.85 मल्टीपल 10 के पावर -12 c² n m²। एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र देख लेते हैं। m के पावर 1, l के पावर -3 और t के पावर 4, a के पावर a²। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a²। चलिए नोट देख लेते हैं। फर्स्ट, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। माध्यम का अगर परावैद्युतांक बढ़ेगा तो वैद्युत बल क्या होंगे? कम होने लगेंगे। वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक तथा अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। ठीक है, यदि दोनों आवेशित कणों के परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों आवेशों की मात्रा समान हो जाती है। अतः Q1 बराबर Q2 बराबर, ठीक है, Q1 और Q2 दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए स्मॉल q1 इंटू स्मॉल q2/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। यदि दोनों आवेशों के बीच का मध्य कोई धातु हो, ठीक है, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो, इनके मतलब दो आवेश हैं, उनके बीच का माध्यम क्या हो? कोई धातु हो, तो K बराबर क्या होगा? अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट होने के कारण उनके बीच आरोपित बल क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ध्यान रखिए, दो आवेशों के बीच का माध्यम अगर धातु होता है और K बराबर क्या हो? इनफाइनाइट होने के कारण उनके बीच का आरोपित बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो K इंटू Q1 इंटू Q2/r² में एप्सिलॉन K के स्थान पर E भी लिख सकते हैं, जहाँ E परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। इस प्रकार K बराबर E एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत चलिए देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी
बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, ध्यान रखिए इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। चलिए देख लेते हैं। वाई मध्यक बिंदु और 90 डिग्री पे है ओ और एक्स, ठीक है। यहाँ Q1 Q2, ठीक है। ये रहा यहाँ से Q1 और Q2, ठीक है, और Q3, ठीक है। और आर स्क्वायर, फिर आर, ये जो कैप है ये सदिश का सिंबल है, ठीक है। Q1 और R1 वेक्टर, ठीक है। R3 वेक्टर, फिर FM वेक्टर, ठीक है। F और 12 वेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतः F1 बराबर F वेक्टर 12 प्लस F वेक्टर 3 प्लस डॉट 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 F1 मतलब अनंत तक हो F1n। माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn उपस्थित है तथा Q2 Q3 डॉट 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 Q1 के सापेक्ष Q1 के स्थिति सदिश वेक्टर R12 वेक्टर R13 डॉट 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 वेक्टर Rn है, तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12 स्क्वायर, ठीक है। R12 का स्क्वायर, फिर R पे कैप 12, ठीक है। और फिर वेक्टर F13 वेक्टर इक्वल 1/F पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q3 और R13 के का स्क्वायर R कैप 30। इसी प्रकार F1n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 फिर इंटू Qn R1n का स्क्वायर R कैप 1n। चलिए अब देख लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 F वेक्टर n। F1 वेक्टर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 R वेक्टर R12 के स्क्वायर R कैप 12 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 बाई R13 के स्क्वायर। फिर क्या ऐसे ही चलते जाएंगे, कहाँ तक चलते जाएंगे हम, Q1 इंटू Qn बाई R12 का स्क्वायर R कैप 1n तक, ठीक है। इस तरह से हमें एक वैल्यू प्राप्त होगा, इसे क्या कहेंगे, F1 वेक्टर बराबर Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 फिर रूट कोष्टक में Q1 इंटू R12 का स्क्वायर फिर R वेक्टर 12 प्लस Q3 बाई R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट 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 Qn R स्क्वायर 1n इंटू R कैप 1n, ठीक है। चलिए वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों
को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अविरल लगातार प्रदर्शन करती है। चलिए ये देखिए धनावेश चार्ज। धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं। धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की वैद्युत बल की संयुक्त बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से मिलकर वक्र बनाती हैं, ऋणावेश पर जाकर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये धनावेश से मिलकर क्या बनाती हैं, वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा का पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या अंतर है? देखिए दोनों के बीच वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से मिलकर वक्र बनाती है और ऋणावेश पर क्या होती है, जाके समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। जब समाप्त हो जाएंगी तो बंद वक्र नहीं बनाएंगी। चुंबक बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश। बहुत ही छोटा आवेश जो एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे परीक्षण आवेश कहलाता है। मतलब बहुत छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे वो क्या होगा, परीक्षण आवेश कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होगा। मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का? न्यूटन बाई कूलम या E बराबर V/d। राशि क्या, कौन सी राशि है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता? सदिश राशि है। बीमीय सूत्र इसका देख लेते हैं। E का बीमीय सूत्र mLt के पावर -2 /AAT। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, mLt के पावर -3 A के पावर -1। वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता +Q1, दूसरी बिंदु देख लेते हैं, +Q0, फिर बिंदु है P और फिर इस पर लगने वाला F है और फिर इसकी त्रिज्या क्या है, R है। माना कि कोई बिंदु आवेश +Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ +Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल होगा। कूलम के नियम से देख लेते हैं। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2/F R का स्क्वायर। F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 K Q इंटू Q0/R स्क्वायर, या F बराबर Q0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 K Q/R स्क्वायर। लेकिन F Q
जीरो बराबर ई, जो कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसलिए ई बराबर 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर। वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चूँकि ई वायु अथवा निर्वात के लिए के, चूँकि ई बराबर 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर या ई बराबर 9 गुणे 10⁹ क्यू आर स्क्वायर हो तो होगा। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिपोल। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो, इस संरचना को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड और मतलब HCl H2O और NH3 ETC। -q बराबर +q A और B के बीच बिंदु। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, -q और फिर इसके बीच में बिंदु जो P है, फिर +q और फिर R, फिर 2L इसकी लेंथ है जो मध्य में है, फिर P बराबर q गुणे 2L। मात्रक क्या होता है इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर और बीमा ATL मतलब LTA राशि सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि है। दिशा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। चलिए पहला देख लेते हैं। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में q -q +q, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। फिर A, इसका लेंथ क्या हो जाएगा L, फिर इसका लेंथ A से B तक 2 लेंथ होगा, ठीक है। फिर बिंदु E2, फिर बीच का बिंदु क्या हो जाएगा पोलर P और फिर E1 और इन दोनों के बीच का जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाएगा मध्य R, ठीक है। बिंदु L -R बाई ऊपर L -R बाई क्या हो जाएगा नीचे R + L, ठीक है। चलिए माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव A B किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युत K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 4πε0 के Q/R/L का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, दिशा B से किसकी ओर है, P की ओर। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R/L का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, और इसकी दिशा क्या होगी, P से A की ओर। इसकी B से P की ओर थी और इसकी P से A की ओर है। चूँकि बिंदु पर P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसीलिए E ग्रेटर देन क्या होगा E2। फिर चूँकि E बराबर E1 - E2 होगा तो बराबर 1/4πε0 के Q/R क्वेश्चन में R + L का होल स्क्वायर -q 1/4πε0 के फिर Q, फिर पुस्तक में R + L का स्क्वायर बराबर Q/4πε के, फिर कोष्टक में क्या होगा बड़े कोष्टक में 1/R/L का स्क्वायर -1 कोष्टक में R/L प्लस का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक क्लोज, ठीक है, इक्वल Q/4πε के, ठीक है, बड़ा कोष्टक L + R + L का स्क्वायर -R +
एल का होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन के, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो एल स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL हो जाएगा, ठीक है। और फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, तो और बट्टे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर फिर एल स्क्वायर, एलसीएम जब लेंगे तो, ठीक है। ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन के कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL और बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 0 के, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूँकि एल ग्रेटर देन आर तो इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है। क्या प्राप्त होगा नगण्य मानने पर, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL और फिर बटे में आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर सॉरी फिर क्या प्राप्त होगा, इक्वल नहीं बोलेंगे, इक्वल नहीं होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL का होल सॉरी आर स्क्वायर। ई बराबर 1 माइनस 4 एप्सिलॉन 0 के 2Q मतलब 2 कूलम प्लस 2L आर का क्यू, लेकिन Q इंटू RL बराबर P जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ई बराबर ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR क्यू। चलिए अवायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1 जब लेंगे तो ई बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर इंटू 2PR या क्या प्राप्त होगा, ई बराबर 9 × 10⁹ 2PR, ठीक है। तो इतना, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। आप लोग की क्लास और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।